हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं और आज का वीडियोस हम लोग स्टार्ट करने वाले एमसीक्यू सीरीज है। ये चैप्टर 1 है, क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोशिश मेरी यही रहेगा कि एमसीक्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो वो सारे आपको दिया जाए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, संस्कृत, अरबी या फिर प्राकृत? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में आम लोग जो है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा में। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पांडुलिपि लिखी जाती थी, जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, ये पांडुलिपियां जो थी ये प्राकृत, ठीक है, प्राकृत तमिल प्लस तमिल इस भाषा में भी लिखी जाती थी। ठीक है, तमिल भाषा में भी लिखी जाती थी, याद रखिएगा, लिखी जाती थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में आम लोग जो है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन जो पांडुलिपियां है वो प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पांडुलिपि क्या होता है। ये आप दिमाग में आपके क्वेश्चन बनेगा कि ये पांडुलिपि आखिर होता क्या है। ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा कि पांडुलिपि क्या होता है। तो पांडुलिपि जो होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अतीत के समय में, ठीक है, अतीत में हाथों द्वारा, ठीक है, अतीत में हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तक, हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या कहलाता है? तो ये पांडुलिपि कहलाता है। ठीक है, हाँ, अतीत में हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या कहलाता है? पांडुलिपि कहलाता है, याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में आम लोग जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, अतः पांडुलिपियां प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी जाती थी। और पांडुलिपि में क्या होता था, अतीत के समय में पहले लिखने के लिए कुछ ऐसा नहीं था, तो हाथों के द्वारा ही पुस्तक लिखा जाता था। उस हाथों के द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी, मौसमी नदी, उप नदी या फिर छोटी नदी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, ठीक है, सिंधु और प्लस इसकी जो सहायक नदी थी, ठीक है, सिंधु प्लस इसकी सहायक नदी के आसपास जो आरंभिक नगर का जो विकास हुआ था, ठीक है, आरंभिक जो नगर का विकास हुआ था वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और वहीं गंगा, ठीक है, गंगा प्लस इसकी सहायक नदी जो किनारे हैं, इसके किनारे जो नगर का विकास हुआ था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाता है। अब स से सिंधु को स से 47 याद रख सकते हो और गंगा में 25 बार डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो सिंधु प्लस इसकी सहायक नदी के आसपास जो आरंभिक नगर का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था और गंगा प्लस इसकी सहायक नदी के जो विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सहायक नदी। ठीक है, ये नहीं है, ये सहायक नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और गंगा की एक सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? सोन है, जिसकी चर्चा आपको एनसीईआरटी बुक में मिल गई है, जिसके आसपास में मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था, जो आज के डेट में बिहार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? अभी हम लोग ने गंगा की सहायक नदी एक सोन के बारे में पढ़ा, तो अभी अगला पॉइंट जो है सिंधु की सहायक नदी कौन सा है? तो ये फिर ब्यास भी है, सतलज और रावी तीनों, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। सिंधु की जो सहायक नदी वो ब्यास भी है, सतलज भी है और रावी भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? नॉर्मल सी बात है, अभिलेख लिखने की जो प्रथा सबसे ज्यादा हुई थी वो अशोक के काल में हुई है।
किसके काल में हुई है? अशोक के काल में हुई है। और अभिलेख क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो अभिलेख के बारे में बता देते हैं। अभिलेख एक ऐसे लेख को कहते हैं, ठीक है, अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर, ठीक है, जो राइटिंग में मत जाइएगा कि डिजिटली लिखने में राइटिंग थोड़ा बहुत खराब हो ही जाता है, ठीक है, कॉपी पेन पे नहीं लिख रहा हूं उससे राइटिंग खराब होना लाजमी है, ठीक है। तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर लिखी जाती है, कठोर सतह पर लिखी जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। उससे हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख क्या होता है? तो ऐसा लेख जो पत्थर पे या फिर कोई ऐसा धातु जो कठोर सतह पर लिखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो अभिलेख लिखने का जो प्रथा है वो किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ था? वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और आपको एनसीईआरटी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि राजा जो है अभिलेख का प्रयोग क्यों करते थे। तो राजा जो अभिलेख का प्रयोग दो तरह से करते थे। पहला जो इसका प्रयोग करते थे वो आदेश देने हेतु करते थे, ठीक है, राजा जो है अभिलेख का प्रयोग क्या करते थे? आदेश देने के लिए। और दूसरा है अपने उपलब्धियों को गिनवाने के लिए, ठीक है, अपने उपलब्धियों को गिनवाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, शो ऑफ करने के लिए ये जो है इसका प्रयोग करते थे। तो आपसे दो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए कि अभिलेख का प्रयोग आदेश देने हेतु और उपलब्धियों को दिखाने हेतु। और अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर लिखी जाती है उसे अभिलेख कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किस पशुओं को पालतू बनाया? ये 8000 वर्ष पूर्व जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व वहां पर लोगों का रहने का विकास शुरू हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया वो भेड़, बकरी और गाय और बैल, ये चारों को किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल कर आ रहा है कि इन लोगों ने फसल के रूप में जो पहला फसल का इन लोगों ने जो प्रयोग किया था वो किया था व्हीट एंड बार्ले, जिसको हम लोग बोलते हैं गेहूं एवं जौ। क्या बोलते हैं? व्हीट एंड बार्ले, जिसको बोलते हैं गेहूं एवं जौ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा, ठीक है, तो याद रखना गंगा के दक्षिण में फैला गंगा, ये क्या है? अच्छा हाँ, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन है। और इसके पास आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइए, मालाबार, मगध, कोंकण या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? क्वेश्चन का अभी जस्ट मैंने उत्तर दिया है, बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एनसीईआरटी की तरफ से। अब हम लोग एसएसटी का एमसीक्यू लगा रहे हैं क्लास 6 का, तो एमसीक्यू सीरीज और कंटेंट दोनों साथ साथ चल रहा है, तो दोनों को बनाते जाइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, मगध। क्या होगा? मगध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और गंगा के दक्षिण में सोन नदी है, ये इस साल ही 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य या फिर दक्षिण पूर्व? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा उत्तर पश्चिम होगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के समूह को भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से? भारत के नाम से। और जिसका उल्लेख कहां पर मिला है? इसका उल्लेख जो मिला है वो मिला है ऋग्वेद में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उल्लेख कहां पर मिला है, तो इसका उल्लेख जो मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा नहीं है? या नहीं कर लीजिए, ठीक है, नहीं है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, एक ट्रिक है MNP इज ABBC। MNP क्या है? एक ABC, M फॉर मणिपुर, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद A फॉर आपको हो गया अफगानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान और C फॉर चाइना। यहाँ पर भारत का चर्चा है, चीन का भी चर्चा है, रूस का चर्चा नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रूस होगा। कहीं कहीं इसको चीन भी दिया गया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ा रहा हूँ
एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट तौर पे रूस का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन चीन और भारत का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। एक तो आपको म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार हो गया। उसके बाद आपको नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद आपको इंडिया भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। इसके बाद आपको बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद आपको भूटान याद रखना है, भूटान भी इसी के अंतर्गत है, और चीना भी है। ठीक है, ये सारे हैं, जिसके अंदर रूस नहीं आता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं लगता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती थी। ठीक है, तो पांडुलिपि क्या होता है मैंने आपको बता दिया। पांडुलिपि क्या होती है कि पहले समय में जो अतीत में हाथों के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती थी उसको पांडुलिपि कहा जाता था। और पांडुलिपियां जो है प्रायः ये मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ पर होती है, मंदिरों तथा विहारों में इसकी प्राप्त होती है। और ये कहाँ पर लिखी जाती है, तो ये तो पहले जो है ताड़ पत्रों पे, ठीक है, तार पत्रों पे, या फिर भूर्ज नामक एक पेड़ के छाल पे, भूर्ज नामक पेड़ की छाल पे इसको लिखी जाती थी। और ये भूर्ज कहाँ पर मिलता है, तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये भूर्ज नामक पेड़ का विकास हुआ है, वहीं पर ये भूर्ज नामक मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको पूछ सकता है कि पांडुलिपियां से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पांडुलिपि से हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, औषधि तथा विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, महाकाव्य के बारे में और नाटक के बारे में। ये पांचों चीज का बारे में हमें एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ कि ये तो पहला हो गया धार्मिक मान्यताओं। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, तो पांडुलिपियां से। दूसरा जानकारी है इससे राजाओं के जीवन, ठीक है, राजाओं का जीवन जो है, राजाओं का जीवन के बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तीसरा, अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहें, औषधि तथा विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है, औषधि प्लस विज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा याद रखना, महाकाव्य के बारे में भी इसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, महाकाव्य के बारे में। और पांचवा याद रखना है कविता और नाटक, कविता और नाटक के भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कविता और नाटक, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पांडुलिपियां से प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं की जानकारी, राजाओं के जीवन, औषधि प्लस विज्ञान, महाकाव्य, कविता और नाटक, इन सब की जानकारी हमें पांडुलिपियां से मिलती है। और पांडुलिपियां प्रायः मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है, जो ताड़ पत्तों और भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर बने भोजपत्र पर इसे लिखा जाता था। यहाँ तक सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। सीटेट 2024 का देखिए, एक चीज और मैं बता दूं कि 2000 जुलाई में जो सीटेट का आप लोगों ने पेपर देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है एनटीए कनेक्ट कराएगा और माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी अगले, इस बार जो एग्जाम होने वाला उसके बाद अगले वाला जो जनवरी में होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी सीटेट में आने वाला है। तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, इस बार में आपका सीटेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। वैज्ञानिक पुरातत्वविद है, दार्शनिक है, पुरातत्वविद है, या फिर खोजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरातत्वविद। इसको पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है। और एनसीईआरटी में पुरातत्वविद के लिए एक लाइन लिखा हुआ है कि पुरातत्वविद क्या है, तो पुरातत्वविद जो है एक जासूस है। क्या है ये जासूस है, और जो क्या करता है, स्रोत का प्रयोग करके अतीत का जानने का प्रयास करता है। स्रोतों का प्रयोग करके अतीत को जानने का प्रयास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद के लिए एक लाइन लिखा हुआ कि एक क्या है, एक जासूस के तरह यह काम करता है। ठीक है, कृषि के आरंभ कितने पूर्वर्ष पूर्व माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था, लगभग 18,000 वर्ष पूर्व इसकी विकास हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, लगभग 18,000 वर्ष पूर्व जो है सिंधु वाले क्षेत्र में, सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में कृषि का जो विकास हुआ था। ठीक है, ठीक है, लेकिन सुलेमान और किरथर पहाड़ी में दो चीजों का चर्चा किया है। एक तो आपको गारो का चर्चा किया गया है, और एक विंध्य पहाड़ी की भी चर्चा की गई है। किसकी किसकी, गारो और विंध्य पहाड़ी। ये गारो जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और विंध्य पहाड़ी आपको मिडिल इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा, मिडिल इंडिया में। ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाया था।
और इन्हीं क्षेत्रों से कृषि का विकास हुआ था। और इन लोगों ने सबसे पहले जो उपजाया था वो चावल उपजाया था। ठीक है, क्या उपजाया था? चावल में। लेकिन सुलेमान और किरथर पहाड़ी में वीट और बार्ले की सबसे पहले उपजाने की चर्चा की गई है, यानी कि गेहूं एवं जौ को। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा 8000, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता कर रखा है। डेट के मामले में इस चैप्टर में 2-3 चीज है जो डेट आपको याद रखने के, तारीख आपको याद रखने की जरूरत है। पहला है कि सिंधु वाले क्षेत्र में जो आरंभिक नगर का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और गंगा वाले क्षेत्र में जो नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सारे पॉइंट्स को मैंने इसी वीडियोस में बता कर रखा है, तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ कर चलना। अगले पॉइंट की बात करें, सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? मैंने अभी चर्चा है कि सिंधु वाले क्षेत्र में 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा वाले क्षेत्र में 2500 वर्ष पूर्व में नगरों का विकास शुरू हुआ था। ये सारे आपको पॉइंट्स बता चुका हूं, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अगले क्वेश्चन है, इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है? ये इंडस से निकला है। ठीक है, इंडस से निकला है। देखो 2500 वर्ष पूर्व की पहले की बात है। 2500 वर्ष पूर्व में दो लोग आए थे, एक तो ईरानी थे और दूसरा कौन थे? यूनानी थे। ईरानी और यूनानी ने आया और उन्होंने सिंधु को क्या कहा, ये जो सिंधु नदी है उसको दो नाम से पुकारा। एक तो हिंदोस के नाम से इसको पुकारा, हिंदोस प्लस इंदोस। ठीक है, हिंदोस या फिर इंदोस के नाम से इसको पुकारा गया। और सिंधु के जो पूरब में, ठीक है, मान लो ये सिंधु है, इसके पूरब वाले क्षेत्र में है, ये जो सिंधु है इसके पूरब वाले क्षेत्र में भूमि प्रदेश को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। ठीक है, तो याद रखना कि सिंधु के पूरब वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है। और ईरानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहकर पुकारा था। और हिंदोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडस, इंग्लिश में इंडस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो वो काम की तलाश में भी करते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी करते थे, व्यापार के कारण करते थे। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये 3 चीज के अलावा 1-2 पॉइंट और चर्चा की गई है। ये विजय पाने हेतु भी एक जगह से दूसरा जगह पर चर्चा करते थे, घूमते थे, जाते थे, यात्राएं करते थे। ठीक है, धार्मिक जो गुरु थे, वो धार्मिक गुरु जो थे वो शिक्षा देने हेतु एक जगह पर से दूसरे जगह की यात्राएं करते थे। और तीसरा एक स्थान है रोचक स्थान को खोजने हेतु भी। ठीक है, रोचक स्थान को खोजने हेतु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की यात्राएं किया करते थे। ये 3 तो याद रखना है, और ये भी 3 याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? ये बिल्कुल है, अभी मैंने पढ़ाया है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, और पांडुलिपियां जो है वो प्राकृत और तमिल भाषा दोनों भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने अभी भी चर्चा करा दिया है। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो आपको मैंने बताया कि ये भूर्ज नामक जो कहां पर हमें मिलता है, ये हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, किस पेड़ की छाल है? ठीक है, और ताड़ पत्रों पे भी इसे लिखा जाता था। ठीक है, ताड़ पत्रों पे भी इसे लिखा जाता था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ताड़ वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट को फंस रहा है उसको भी मैं एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर होना क्या चाहिए। ठीक है, मैं एक सेकंड का आप समय दीजिए आपको। क्योंकि ताड़ पत्रों की भी चर्चा की गई है और भूर्ज नाम में भी दोनों का चर्चा की गई है। बस मुझे एक सेकंड का समय दीजिए, मैं एनसीईआरटी बुक को चेक कर ले रहा हूं। तो पांडुलिपियां जो है प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल की विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है मोहम्मद पैगंबर नहीं होगा, ईसा मसीह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ईसा मसीह का अगर जन्म से पहले की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जन्म से पहले वाले समय की बात करूं, तो इसके लिए जो लाइन लिखा जाता है वो बीसी या फिर बीसीई लिखा जाता है। ठीक है, और जन्म, ठीक है, जन्म के बाद वाले का जो समय है, ठीक है, जन्म के बाद वाले समय में उसको लिखा जाता है नॉर्मल वर्ष। जैसे 2000 है तो 2000 वर्ष लिखा जाएगा। ठीक है, जन्म के बाद वाले समय। और जन्म के वर्ष, जो जन्म के वर्ष है, जन्म के वर्ष वाले क्षेत्र में जो पॉइंट है उसको लिखा जाता है सी या फिर एडी। ठीक है, कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी, ये
पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी और बीसी जन्म के बाद नॉर्मल और जन्म से पहले सी और एडी का प्रयोग, जन्म के वर्ष को सी और एडी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक की कंधार से प्राप्त, ठीक है, अशोक से जो कंधार से प्राप्त जो अभिलेख हमें मिला है वो यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का अभिलेख कहां से मिला है? कंधार से मिला है, और उसमें जिसमें लिपि का प्रयोग किया गया वो यूनानी तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से आपको याद करके जाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन है पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि अतीत में हाथों से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थे, बिल्कुल सही लाइन है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट का शब्द के प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। पांडुलिपियां जो है ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, बिल्कुल ये भी सही है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। जो केवल संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में ही नहीं, केवल यहाँ पर आपको तमिल भी आंसर होगा, ठीक है, तमिल, ठीक है, खाली संस्कृत में नहीं लिखी, उसको पांडुलिपियां जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई है, तमिल। और ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, क्या है? सुलेमान और किरतर पहाड़ी किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मैंने 21 क्वेश्चन करे, आपको बताने के 21 में से आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जो है कंटेंट जो है एनसीईआरटी बुक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, तो वहां से भी पढ़ना और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय